इतने टैलेंटेड लोग माइग्रेट कर गए हैं, वे हेज फंड में चले गए हैं या वे अपने स्वयं के पैसे से ट्रेड करते हैं। आप जानते हैं कि मेरे जैसे लोग उतना ही कमा सकते हैं जितना कि हम अब इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काम करने के बजाय अपना खुद का काम करके कमाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री के भीतर यह कहना कठिन है कि जब कुल मिलाकर क्वालिटी कम हो गई है, तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएट्स के लिए अब यह वास्तव में कठिन काम है। यदि आप इन कंपनियों में प्रवेश पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक कठिन स्थिति है, क्योंकि एक बार जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो मेरे दृष्टिकोण से मैं जो देखता था और जिन लोगों के साथ मैं काम करता था, उनमें से बहुत से लोग अब आसपास नहीं हैं। इसलिए टैलेंटेड लोग चले गए हैं। इसलिए यह एक प्रकार का माइनफील्ड है जहां आप उन लोगों से सीखने जा रहे हैं जो वास्तव में टैलेंटेड नहीं हैं, या जो वे करते हैं उसमें बहुत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि यदि आप टैलेंटेड हैं तो आपको भुगतान मिलता है। आपको जो भुगतान मिलता है वह आपकी प्रतिभा की मान्यता है, ठीक है। लेकिन अब इंडस्ट्री में जो हुआ है वह रेगुलेशंस के कारण स्ट्रक्चरल गिरावट है। इसलिए सभी टैलेंटेड लोग जिन्हें पहले सारा पैसा मिलता था, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरियल हुआ करते थे, जिन्हें बड़ी रकम मिलती थी, वे अब या तो खुद के लिए काम करते हैं या हेज फंड में चले गए हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड को पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब वे एमर्जिंग या फ्रंटियर मार्केट्स में हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंक के भीतर मैं अभी भी कहूँगा कि गोल्डमैन सैक्स अधिकांश बैंकों से थोड़ा ऊपर है। कल्चरल रूप से मुझे लगता है कि इसके बाहर सभी एक जैसे हैं, अंतर करना मुश्किल है। Anyone else? Yeah, come. गोल्डन क्वेश्चन, बोर्डिंग हाउस मेंटेलिटी के अलावा एक अच्छा ट्रेडर कौन होता है? Oh my God. यह एक बहुत ही खुला प्रश्न है। यह पूरी रात यहाँ हो सकता है। वास्तव में प्रोफेशनल और रिटेल वर्ल्ड में मेरे अनुभव से, क्योंकि जब मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड से बाहर आया तो मैं पूरी तरह से भूल गया कि अपने पैसे के साथ ट्रेड करना कैसा था। अब मैं उस बात पर वापस जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में 18-19 साल का था, सुबह 6 बजे उठता था, लेक्चर्स 9-10 पर शुरू होते थे। मैं जब पीछे देखता हूँ और अब जब मैं रिटेल ट्रेडर्स को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए। आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो दुनिया में जाने और अपनी जानकारी प्राप्त करने और अपने लिए काम करने के लिए हाईली मोटिवेटेड हो। अब यदि आप इसे किसी कंपनी के भीतर कर रहे हैं, जब आप खुद कोई काम कर रहे हैं, तो आप एक्चुअल में कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सेल्फ इंटरेस्ट वाले व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है जिसे अनिवार्य रूप से कंपनी कहा जाता है। और यदि आप उन सभी लोगों के साथ एक ट्रेडिंग डेस्क पर हैं, तो वे सभी शुद्ध सेल्फ स्टार्टर्स हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको सुबह उठने की चाहत होनी चाहिए, आपको बाज़ार से प्यार करना होगा, आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी, आपको इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आना होगा, आपको एंटरप्रेन्योरियल होना होगा, अपने क्लाइंट्स के साथ बिजनेस करना होगा और बाज़ार में ऐसे विचारों को खोजना होगा जो आपको बहुत पैसा कमा कर देंगे, क्योंकि बाज़ार ने अपॉर्चुनिटी का एहसास नहीं किया है। इसलिए उन विचारों को प्राप्त करने के लिए आपको बेसिक पर वापस जाना होगा, जो कि आपको वास्तव में एक सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए। We'll take one more. Yeah. ट्रेडिंग के मामले में आपके अनुभव के आधार पर क्या ऐसा कुछ है जो आप नहीं सीख सकते हैं? मेरा मतलब है कि जब आप खुद से ट्रेडिंग करते हैं तो क्या ऐसा कुछ है जो आप नहीं सीख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए काम करके? जिसका मतलब है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए काम करते हैं तो ऐसी चीजें हैं जो आप सीखते हैं जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। वैसे परंपरागत रूप से तर्क यह था कि प्रोफेशनल लोग बाजार में ऑर्डर फ्लो को देखते हैं, इसलिए उन्हें सूचना का लाभ होता है। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में ट्रेडिंग डेस्क पर बैठे होते हैं तो इंटरनल रूप से वे सोचते हैं कि बाकी सभी के पास एडवांटेज है, क्योंकि वे जो कर रहे हैं वह हेज फंड के साथ ट्रेडिंग है। हेज फंड आ रहे हैं और मार्केट मेकर्स तथा ट्रेडर्स उस रिस्क को उठा रहे हैं जो हेज फंड उन्हें दे रहे हैं। इसलिए वे बैंक की बैलेंस शीट का उपयोग हेज फंड के लिए प्राइस निर्धारित करने के लिए कर रहे हैं। अब अतीत में बहुत सारे हेज फंड वही कर रहे हैं जिन्हें आप हॉट मनी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए वे आते हैं और वे कुछ ऐसा जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं और वे आपको किसी स्टॉक से एग्जिट करवा देते हैं। मतलब आप शॉर्ट होते हैं और वे लॉन्ग पोजीशन में होते हैं और फिर स्टॉक आपके खिलाफ 10-20% बढ़ जाता है।
इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड इंडस्ट्री में परंपरागत रूप से तर्क यह है कि बाहर से रिटेल ट्रेडर से तुलनात्मक रूप से उनके पास ऑर्डर फ्लो है, इसलिए वे जानते हैं कि कोई स्टॉक नीचे जा रहा है या स्टॉक ऊपर जा रहा है या कोई एसेट। हाँ, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स को लगता है कि इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज बाहर हेज फंड के पास है, क्योंकि वे हर किसी से बात करते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बैंक में ऑर्डर फ्लो के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ मशीन में डाल दिया गया है। इसलिए पुराने दिनों में आप किसी स्टॉक में ऑर्डर ले सकते थे और बहुत से लोग ऑर्डर का उपयोग स्टॉक को बुली करने के लिए करते थे, इसे उस लेवल तक ढकेलते थे जहां वे इसे ले जाना चाहते थे। अब ऐसा नहीं होता है, अब सब कुछ मशीन में जाता है और फिर आपके पास अन्य लिक्विडिटी पूल है, जैसे डार्क पूल, जहां लोग काउंटर पार्टी को देखे बिना ट्रेड कर सकते हैं, बिना यह जाने कि वे किस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, जब तक कि उन्हें एग्जीक्यूशन नहीं मिल जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंटरनेट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैं प्रोफेशनल साइट से बाहर आ गया हूँ और मैंने अपने स्वयं के पैसे के साथ 4 साल तक ट्रेडिंग की है। फिर से इंटरनेट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि सभी इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में वहाँ है। आप वास्तव में इसे बहुत सस्ती लागत या मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वह वास्तव में यह जानना है कि उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे करें और इसे रियल हार्ड मनी में बदल दें। इसलिए यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। So that's probably the most important thing. तो बैंकिंग इंडस्ट्री से रिटायर होने के बाद आपने 1 साल के लिए यात्रा की, क्या यह सिर्फ एक अच्छी छुट्टी का मामला था? हाँ, मेरा मतलब है कि मैं इसे स्वीकार करने से नहीं डरता। 7.5 साल के बाद मैं बहुत थक गया था, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक ब्रेक का हकदार था। जब मैं लिवरपूल में बड़ा हुआ, लिवरपूल से 18 साल का होने पर मैं 3 साल के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी चला गया। मेरे फाइनल ईयर में गोल्डमैन द्वारा काम पर रखा गया। मेरी अंतिम परीक्षा के बाद 9 महीने का समय था, जो मुझे अभी भी 12 जून तारीख याद है। 3 हफ्ते बाद मैं न्यूयॉर्क के लिए एक विमान में था और मैं गोल्डमैन के लिए काम कर रहा था। और फिर आपके पास साल में 2 सप्ताह की छुट्टी होती है, इसलिए मुझे कभी भी ब्रेक नहीं मिला। मैंने कभी दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए मैं ऐसा करना चाहता था और एक ब्रेक लेकर फिर से आंकलन करना चाहता था। मैंने यह भी सोचा कि बाज़ार नीचे जा रहा है, इसलिए उस सिचुएशन में शॉर्ट होना, जब हर कोई लॉन्ग पोजीशन में है, आपको इन जगहों पर भुगतान नहीं मिलता है, इसलिए यह समय की बर्बादी है। इसलिए आप जानते हैं कि कुछ कंपनीज़ ने इंडस्ट्री में वापस आने की ऑफ़र की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। लंदन में मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और एक कपड़ों के बैग के साथ 14 महीने के लिए दुनिया भर में एक विमान पर सवार हो गया। तो आपका अगला वेंचर बीबीसी प्रोग्राम मिलियन डॉलर ट्रेडर्स पर काम करना था, यह कैसे हुआ? मैं ब्राज़ील के एक समुद्र बीच पर बैठा था, कैपिरिन्हा पी रहा था और एक आदमी का फ़ोन आया जिसके साथ मैं गोल्डमैन सैक्स में काम करता था, जो इस आइडिया और कॉन्सेप्ट के साथ आया था, लेक्स वैन डैम। और उसने मुझसे सीधे पूछा कि क्या आप टीवी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। इस स्टेज पर आप विश्वास करें या नहीं, यह 13 महीने बाद की बात थी। दुनिया भर में यात्रा करना, जंगलों, शहरों, बीचेस को देखना और 13 महीनों तक इधर उधर घूमना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। For 13 months gets a little bit boring. घास हमेशा ही हरी होती है, लेकिन मैं बोर हो गया था। इसलिए यह स्थिति वास्तव में वेस्टर्न वर्ल्ड में वापस आने के लिए एक अच्छा कदम था। जब आप इतने लंबे समय से दूर रहे हो, बस वापस आएं और ख़ुद को वहाँ रखें। और मुझे इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया, यह विचार कि अगर हम लोगों को ट्रेन करें और उन्हें कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग दें और फिर उन्हें $10 लाख दें और उन्हें बाज़ार में ढीला छोड़ दें पैसे कमाने और गंवाने के लिए, जबकि बाज़ार का माहौल अब तक का सबसे ख़राब था। हाँ, हमें शायद कुछ बहुत ही दिलचस्प रिजल्ट्स मिले। तो आप जानते हैं कि शो का उद्देश्य वास्तव में 2 चीज़ें देखना था। एक तो यह कि वास्तव में कोई भी ट्रेड कर सकता है यदि आपको सही इंस्ट्रक्शन मिले और आप इस पर थोड़ा काम करने के लिए तैयार हों और आपके पास सही मानसिकता हो। तो यह पहली बात है, लेकिन यह भी है कि यह वास्तव में काफ़ी कठिन है, हर कोई इसे नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि बाज़ार में बहुत से लोग, Not everybody can do it. जैसे कि यहाँ पर यह सज्जन,
पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर बातें कर रहे थे। रिटेल ब्रोकरेज मार्केट में इंटरेस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण आपको बहुत से लोगों द्वारा बताया जाएगा कि कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है। आपको हर समय ईमेल मिलेंगे कि इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में प्रति माह $10,000 कमाएं। हाँ, समस्या यह है कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता और इसमें बहुत कुछ झूठ है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। इसलिए हमने यह साबित करने के उद्देश्य से शुरुआत की कि लोग यह कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित तरीके से, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है और मुझे लगता है कि यह काफ़ी सक्सेसफुल रहा। Pretty successful. ठीक है, ऐसा करके आपने एक पब्लिक इमेज बनाई होगी, तो आपने इससे कैसे निपटा या इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? टाइम टेबल के हिसाब से यह हुआ कि मैं मई 2008 में वापस आया और 2 हफ्तों बाद टीवी प्रोग्राम की फिल्मिंग शुरू हुई। हमने वास्तव में यहाँ ऊपर फिल्मिंग की, हमने एक्चुअल में यहाँ अगले कमरे में, हमने लोगों का इंटरव्यू लिया और फिर हमने अधिकांश ट्रेनिंग ऊपर की। लेकिन समय टाइम टेबल के हिसाब से शो की फिल्मिंग में लगभग 10 हफ्ते लगे और फिर हमने 31 अगस्त 2008 को फिल्मिंग समाप्त कर दी और फिर मैंने फिर से छुट्टी ले ली। मैं फिर से अगले 4 महीनों के लिए यात्रा पर चला गया। हाँ, क्योंकि मैं किसी और कारण से यहाँ नहीं था सिवाय इसके। और फिर शो जनवरी-फरवरी 2009 को टीवी पर आया और फिर मैं फिर से लंदन में था और टावर ब्रिज के पास एक अपार्टमेंट में रेंट पर रह रहा था। अगर आपको पसंद हो तो यह थोड़ा अजीब हो गया क्योंकि मैं अपने पुराने दोस्तों और कलीग से दोपहर के भोजन के लिए शहर में पैदल जाता था। हम चारों ओर बैठे होते थे और एक सिचुएशन थी जो थोड़ी अजीब थी। एक आदमी सड़क के पार भागा और मुझे उठा लिया और मुझे गले लगाना शुरू कर दिया। वह लगभग 40 उम्र का एक आदमी था। मैंने कहा, ठीक है, हाँ, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वह मुझे धन्यवाद दे रहा था। उसने कहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी अब समझती है कि मैं लिविंग के लिए क्या करता हूँ। It's like my wife now understands what I do for a living. लेकिन फिर अन्य अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी होती है। ये जानना अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है। शो ख़त्म होने के 1 या 2 महीने बाद मैं बाहर था और शहर के बहुत सारे लड़के नशे में थे और उन्होंने मुझे एक बार में घेर लिया और मुझे जाने नहीं दिया। वे ऐसे थे जैसे तुम पूरी रात हमारे साथ बाहर रहोगे। वे मुझे सिर्फ शराब और शराब और शराब देते रहे और मुझे उनके साथ बाहर रहने के लिए मजबूर करते रहे। मेरे सारे दोस्त भी वहाँ से चले गए और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे इन लोगों के साथ बाहर रहना पड़ रहा है जिन्हें मैं जानता तक नहीं।